नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार त्यागी बात पते की से। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही में यूएस और ईरान की जो नोकझोंक चल रही थी वो युद्ध में परिवर्तित हो चुकी है। 28 फरवरी 2026 की सुबह इजराइल और यूएस ने एक साथ मिलकर ईरान पर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अयतुल्ला खुमैनी की मौत हुई, उनके साथ साथ उनके परिवार के सदस्य और ईरान के टॉप लीडर्स, जो सुनने में आ रहा है मे बी 48 एंड मोर, वो सब मारे गए। हमला हुआ तो ईरान के जो नेक्स्ट रिंग ऑफ लीडर्स थे उन्होंने न झुकने की कसम खाई और इजराइल और यूएस के आक्रमणों का जवाब देना शुरू कर दिया और मिसाइल और ड्रोन से उन्होंने हर उस जगह पर निशाना बनाया जहां भी यूएस की बेस थे, वो संपत्ति थी। उसके बाद यूरोप के कंट्रीज के बेसिस और उनकी प्रॉपर्टीज को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने हर उस देश पर हमले शुरू कर दिए जिन्होंने किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का साथ दिया। हालांकि इस युद्ध में यूएस ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ईरान इस कदर भड़क उठेगा और जिस युद्ध को यूएस इजराइल शायद कुछ घंटे का या कुछ दिन का मान रहा था, उधर से ही आवाज आने लगी है कि ये युद्ध कुछ महीनों तक भी चल सकता है। ईरान के सामने मरने और न मरने जैसी स्थिति थी। उसको दोनों ही केस में मरना ही था। उनकी शर्तें ऐसी थी कि तो भी उनको मरना था, तो उन्होंने फैसला किया क्यों ना लड़कर ही मरा जाए। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका को ये समझ आ गया कि शायद उसमें इतनी ताकत नहीं जितना वो समझे बैठा था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आईना रशिया को भी दिखाया गया यूक्रेन की तरफ से। अभी दूसरा एपिसोड यहां पर आ रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में बहुत लंबे समय के लिए फंस चुका है। ये हो भी सकता है जब जमीनी पर कुछ झड़पें शुरू होंगी। किधर जाएगा, लेकिन एक बात निश्चित है, यूएस और नेटो मिलकर किसी भी तरह से या अरब कंट्रीज मिलकर ईरान को अब पनपने नहीं देंगे। अब सवाल यह है, ये हुआ क्यों? मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जिस सांप को हम पालते हैं और उसका फन दूसरे की तरफ करते हैं, तो वक्त ऐसा होता है कभी ना कभी वही नाक का फन आपकी तरफ भी हो सकता है। अगर हम इतिहास देखते हैं यूएस का, तो उसने भी आतंकवाद को पालने पोषने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। तालिबान से लेकर उसने किन किन हिंसक ग्रुप्स को अपने हितों के लिए, छोटे छोटे हितों के लिए उनको ट्रेन किया, उनको फंडिंग किया, उनको शेल्टर किया। और इसके बाद इजराइल को न पनपने देने की कसम खाकर ईरान ने भी ऐसा ही किया। हिजबुल्लाह, होती, हमस, न जाने और कितने छोटे मोटे उग्रवादी संगठनों को ईरान ने अपनी जनता का ख्याल न करते हुए अपने देश की प्रॉस्पेरिटी को दांव पर लगाकर इन ग्रुप्स को पाला, पोषा, फंडिंग किया, शेल्टर किया। अब सवाल यह है, स्थिति कहां पहुंची? अब इन दोनों जहरीले नागों का फन एक दूसरे के सामने टकरा गया है। हो सकता है शायद ये इसलिए सही माना जाए
कि दो बुराइयों का झगड़ा अच्छाई पनपने का स्थान मुहैया कराता है। मेरे प्यारे मित्रों, जहां तक धर्म, समाज और इंसानियत की बात है, किसी को सटक लेना, निगल लेना, अत्याचार करना, ये परंपरा भारतीय संस्कृति की कभी नहीं रही। भारत हमेशा सुख, शांति, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर आकर चला। मेरा मानना है आने वाले वक्त में ये ही विचार फलेगा फूलेगा। उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी शांति नहीं। पाकिस्तान टेररिज्म के लिए मदरलैंड हो चुका है। उसके संबंध न ईरान से ठीक है, न हिंदुस्तान से ठीक है, न अफगानिस्तान से ठीक है। पाकिस्तान में का भविष्य अंधकार में है। लेकिन हम चिंतित इसलिए हैं कि पड़ोस में अंधेरा होगा तो हमारे घर में भी उजाले की कमी हो सकती है। इन बुराइयों के लिए पनपने के लिए पूरे विश्व को एकजुट होना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म में दोबारा से ताकत देनी होगी। जो अब यूएनओ वगैरह बने थे उनमें शायद रोशनी बाकी नहीं बची। मुझे अफसोस है, नेता होने के बावजूद भी लोग ऐसे फैसले क्यों लेते हैं जिसमें पूरी मानव जाति को संकट उत्पन्न हो। जो यूएस रशिया को शांति का पाठ पढ़ाने जा रहा था, शांति में नोबेल पुरस्कार पाने की उम्मीद ट्रंप साहब लगाए बैठे थे, वही ट्रंप अब युद्ध में फंस चुके हैं। एक तरह से तो ये ठीक हुआ दुनिया के लिए, क्योंकि जो लोग अरब में शांति से रहना चाहते हैं, जो लोग ईरान में शांति से रहना चाहते हैं, जो लोग भारत में या अन्य देश में पूरे विश्व में कहीं शांति रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा न दिया जाए। आने वाले कुछ दिन बता देंगे कि ये